मेरी आवाज आ रही है कि एक बार कंफर्म कर देना चैट बॉक्स में सब लोग। मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? या हेलो, आवाज आ रही है क्या? एक बार सब लोग कंफर्म कर देना। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? यस, अगर वॉइस आ रही है तो चलो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? ओके, वेरी गुड, ओके चलो। सो नाउ आज हम जो स्टार्ट करने वाले वो है हमारा पाइथन का सेशन, राइट ना? पाइथन प्रोग्रामिंग, वी कैन से पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, सो व्हाट इज द पाइथन प्रोग्रामिंग, है ना? एग्जैक्टली पाइथन क्या है? ऑब्वियसली अगर आपने फ्रंट एंड स्टार्ट किया होगा तो आपने बेसिक पास्ट पढ़ा होगा, या फिर नहीं भी पढ़ा होगा, डजंट मैटर, राइट ना? बट आपने स्टार्ट किया होगा HTML CSS समथिंग लाइक दैट। सो नाउ अब हम जो करने वाले वो एक पाइथन प्रोग्रामिंग। तो जैसे अगर आपने कॉलेज के टाइम पे भी पढ़ा होगा सी या C++, हो सकता है जावा भी आपने पढ़ा होगा। सो ये भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। उसी तरह सेम पाइथन भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था कि फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जैसे कि एक हम भी एक लैंग्वेज यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन, लाइक एज अ वी यूज द इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, लॉट ऑफ द लैंग्वेजेस, राइट ना? मराठी, व्हाटएवर। सो हम कम्युनिकेशंस के लिए एक लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि हम मल्टीपल लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। So programming language भी same thing है. So we can communicate with our the system. जो हमारा सिस्टम होता है उस सिस्टम के साथ हमें कम्युनिकेशंस करना है, और उस कम्युनिकेशन करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, राइट? हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। सो ये सब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो आप कम्युनिकेट कर सकते हो आपके सिस्टम के साथ। तो बट प्रॉब्लम एक होता है कि हम जो अंडरस्टैंड करते हैं, राइट ना? अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोग हैं, राइट ना? सो हमें जो पता होती है वो एक हायर लेवल लैंग्वेज पता होती है। वी नो द हायर लेवल लैंग्वेज, वी नो द हायर लेवल लैंग्वेज, एंड सिस्टम ऑलवेज अंडरस्टैंड द लोअर लेवल लैंग्वेज, और वी कैन से द बाइनरी लैंग्वेज। अब हमें तो पता है हायर लेवल लैंग्वेज और इसको पता है बाइनरी लैंग्वेज, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता, राइट ना? तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा ना, राइट? अगर अगर कोई चाइनीज में बात करेगा और हमें चाइनीज अगर अंडरस्टैंड नहीं होगी तो हम कैसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे? सो यहाँ पे हमें जो पता होती है, जैसे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज पता है, राइट ना? तो इंग्लिश एक हायर लेवल लैंग्वेज है जो ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, बट सिस्टम ऑलवेज अंडरस्टैंड द लोअर लेवल लैंग्वेज लाइक एज अ बाइनरी लैंग्वेज, एंड उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। देन तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, और उनका कहना ये है कि वो कहते हैं कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो अपने सिस्टम को, आप अपने लैंग्वेज में राइट करना, वो आप अपने लैंग्वेज में राइट करना। इस वाले जो भी आप लिखोगे अपने लैंग्वेज में, उस कोड को हम क्या करेंगे, इंटरप्रेटर की मदद से, कंपाइलर की मदद से उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में, एंड देन मशीन उसको अंडरस्टैंड करेगा, एंड देन फिर से सेम प्रोसेस होगी, उसी को कन्वर्ट किया जाएगा अगेन हायर लेवल लैंग्वेज में।
इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम होगा बिकॉज हमारे पास इस तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो हमें बस लर्न करना है वो कैसे कन्वर्ट होगा, उसका पार्सिंग कैसे होगा, है ना, वो हमने तो कॉलेज के टाइम पे पढ़ा होगा, तो ये हमें जरूरी भी नहीं है, ठीक है। सो हमें सिंपली ये क्या करना है कि हम हमारे लैंग्वेज को, है ना, बस लिखे उनके इंस्ट्रक्शन को और ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपका सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेगा, बस हमें वही सीखना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द अदर सिस्टम। क्यों करना है सर कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ? because of we want to create the some software, some applications। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहाँ पे रन होंगे? आपके सिस्टम पे रन होंगे ना। तो ये सिस्टम अंडरस्टैंडेबल कोड आपके पास अगर रहेगा तभी तो सिस्टम के अंदर वो इंस्टॉल होगा एंड तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? राइट, ओके। तो इसीलिए सिस्टम अंडरस्टैंडेबल कोड होना चाहिए। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो लॉट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंट इन द मार्केट राइट ना। अगर देखा जाए तो 600 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंट इन द मार्केट, राइट, ओके, 600 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रेजेंट है ना, सब सारे अलग अलग टाइप्स के। बट हम तो सर इतना ही नाम सुनते हैं। अभी तो देखो सी प्लस प्लस तो हम अभी पहले से पढ़ते आ रहे, जावा भी हमने पहले से सुना है, बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि पाइथन को ना हमने जस्ट अभी रिसेंटली मतलब 4-5 साल में हमने पाइथन का नाम सुना है। इसके पहले तो पाइथन का नाम कभी सुना ही नहीं था, राइट ना। अगर आपने भी 3-4 साल में उसको ज्यादा सुना होगा, तो इसके पहले ना सबका डंका बज रहा था सी प्लस प्लस एंड जावा का। हर एक जगह पे सी प्लस प्लस एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो आज के सेशन में हम वही सीखने वाले, एग्जैक्टली की इंट्रोडक्शन करने वाले, व्हाई वी यूज द लर्न द पाइथन। पाइथन क्यों सीखना है, आज का हमारा मोटो वही रहेगा कि हमें पाइथन क्यों सीखना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तो पाइथन के फीचर्स क्या क्या है, ओके, है ना, एंड हो सके तो उसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। लेट्स सी कि क्या क्या कवर करते हैं हम। सो फर्स्ट थिंग ये है कि पाइथन, ऑब्वियसली पाइथन को तो हम अभी 4-5 साल से देख रहे हैं, बट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत टाइम से हम मतलब हमने पढ़ा या बहुत टाइम से आपके एजुकेशन में भी है, राइट ना, और हम सुनते भी आ रहे प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस पढ़ लो, जावा पढ़ लो, राइट ना। देन तो ये बीच में पाइथन कहाँ से आया और क्यों आ गया? अगर अगर मैं बताऊं तो सी जावा जो प्रोग्राम, सी तो देखो सबसे पहले तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था एग्जैक्टली तो पता नहीं, बट 1970 के आसपास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, ये तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है। जावा को इंट्रोड्यूस किया 1995 में, जावा को इंट्रोड्यूस किया गया 1995 में, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी थी उसने जावा को डेवलप किया 1995 में। ओके, ओके। तो ऑब्वियसली पाइथन को तो हम रिसेंटली अभी पढ़ रहे हैं ना कि पाइथन अराउंड 4-5 साल से हम पाइथन को पढ़ रहे हैं, करेक्ट, ओके, या उसका नाम हमें सुनाई दे रहा है और सब जगह पे पाइथन अभी दिख रहा है, राइट ना। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे ये रिसेंटली टेक्नोलॉजी रहेगी, न्यू टेक्नोलॉजी रहेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन तो इनसे भी पहले, राइट ना, जावा के भी पहले डेवलप हुई थी 1991 में, मतलब उसको तो डेवलपमेंट 1989 में हुआ था, ठीक है। ऑफिशियली उसको लॉन्च किया गया 1991 में। मतलब पाइथन तो जावा से भी पुरानी लैंग्वेज है, बट मार्केट में जस्ट अभी आपको दिख रही है ना, जस्ट अभी मार्केट में आपको दिख रही है ना पाइथन, राइट, ओके। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि पाइथन अभी मार्केट में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो उसके 2-3 रीजन है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है, क्यों क्यों पाइथन आजकल मार्केट में है। 1991 में, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्यूडो वैन रसम, ठीक है, ग्यूडो वैन रसम, ठीक है, GUDIO, ग्यूडो वैन रसम, ठीक है। ये साइंटिस्ट था, राइट ना। तो इसने क्या किया था, इसने पाइथन को लॉन्च किया, राइट ना, इसने पाइथन को बनाया, डेवलप किया, राइट ना, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस साइंटिस्ट ने। एंड देन ऑफिशियली 1991 में उसको क्या किया, लॉन्च किया अराउंड 20th Feb 1990, 20th Feb, ठीक है, 1991 में ऑफिशियली उसको लॉन्च किया। बट दैट टाइम पाइथन इतना फेमस नहीं था जितना आज है, राइट, जितना आज है। देन आज ऐसा क्या हुआ कि नहीं पाइथन इतना मार्केट में चल रहा है, ठीक है।
1995 में जब जावा इंट्रोड्यूस हुआ तो जावा का जो मेन मकसद था वो था एंटरप्राइज लेवल पे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। इसका जो मेन मकसद था एंटरप्राइज एप्लीकेशन को बनाना, लाइक एज अ रिमोट बेस। आज एंटरप्राइज मतलब समझते हो ना, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन, फाइनेंस एप्लीकेशन, टेलीकॉम एप्लीकेशन, ये बड़े बड़े स्केल पे जो यूटिलाइज किए जाते हैं वो होते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा बैंक का एंटरप्राइज एप्लीकेशन है जो हम आज हम यूज करते हैं, तो हम क्लाइंट एज हम क्लाइंट होते हैं राइट ना, तो हम भी उसको एक्सेस करते हैं, हम यूज करते हैं, देन जो भी एडमिन्स रहेंगे वो भी उसको यूज करते हैं। तो एक देखिए सेंट्रलाइज एक एप्लीकेशन बना हुआ है, हर एक चीज उसके अंदर है। बड़े स्केल पे एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं। और जावा ने 1995 में रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को समझा था एंड जो डेवलप किया था वो उसी के लिए डेवलप किया था 1995 में एंटरप्राइज के लिए। बट दैट टाइम पाइथन ने ये नहीं सोचा था, पाइथन दैट टाइम पाइथन का जो फोकस था मेनली है ना, दैट टाइम बिल कुछ लोग रहेंगे जो अगर काम कर रहे होंगे पाइथन, तो अभी हम देख रहे हम सुन रहे, बट कुछ ऐसे लोग थे जो पाइथन को जानते थे। वो किसके लिए जानते थे? वो जानते थे RAI के लिए। किसके लिए जानते थे? RAI, रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसके लिए जानते थे? रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट। तो पाइथन प्रोग्रामिंग, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो दैट टाइम यूज की जाती थी RAI के लिए। और बाकी जो लैंग्वेज थे वो ज्यादा से ज्यादा रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन इसके लिए यूज किए जाते थे, क्योंकि 1997 में डॉटनेट इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो डॉटनेट भी देन आगे चल रहा था और अभी भी चल रहा है, ठीक है। बट पाइथन का जो मकसद था रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जब हमने कंसेप्ट सुन रहे थे रोबोटिक्स रोबोटिक्स, तो जब रोबोट्स का जो कंसेप्ट था प्योरली यूटिलाइज किया जाता था पाइथन की मदद से। तो, तो उस टाइम से पाइथन रोबोटिक या फिर RAI पे काम कर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि अभी इसका मार्केट इतना बढ़ रहा है, ठीक है ना, दैट टाइम नहीं था बट आज मार्केट है। तो इसके मैं एक दो रीजन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि क्यों। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम आगे चलते हैं। ओके, क्यों मार्केट है पाइथन का, ठीक है, इसका रीजन। हर एक लैंग्वेज है, चाहे भी कुछ भी लैंग्वेज हो या हम लोग है, हम जो इंसान होते हैं हम लोग हो या व्हाटएवर, अगर टाइम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर चेंज नहीं होगी तो उसकी वैल्यू कम होती है, राइट ना। एक कंपनी ने मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया, एक मोबाइल, एक सपोज सैमसंग कंपनी ने एक मोबाइल लॉन्च किया, आज की डेट में लॉन्च किया, ठीक है। अगर 5 साल के बाद यूजर जो हमारे क्लाइंट से इसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, वो अलग अलग चीजें चाहता है, उस मोबाइल के अंदर फीचर्स नहीं है, तो समझ लो कंपनी को अपग्रेड करना चाहिए। अगर कंपनी उसको चेंज नहीं करेगी तो ऑब्वियसली एक ही क्लाइंट उस प्रोडक्ट को ऑब्वियसली बाय नहीं करेगा, परचेस नहीं करेगा। तो समझ लो कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है वैसे हमें भी चेंज होना होता है, वैसे हमारे प्रोडक्ट को भी चेंज करना होता है। जो हमने 10 साल जो बनाया वही आज नहीं चलेगा, याद रखना। बेस वो हो सकता है बट एडिशनल फीचर उसके अंदर आने ही चाहिए, करेक्ट ना। ओके, तो मार्केट क्या है? एज पर द मार्केट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ C++ तो बहुत अच्छा है बट उसका मार्केट, अगर उस तरीके का अगर प्रोडक्ट मुझे क्रिएट, आज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस तरीके के प्रोडक्ट को बनाने की, तो उस लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, समझ में। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? तो करंटली इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को थोड़ा जानना होता है, पहचानना होता है, उसके हिसाब से लैंग्वेज को डेवलप करना है। सो अगर अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ बिकॉज मैं मेरे से स्टार्ट करता हूँ हमेशा। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड हो कि कॉन्सेप्ट क्यों पाइथन का मार्केट है। अगर मैं आपको कहूंगा कि एक एक टाइम था, मतलब हमारे टाइम पे मुझे पता नहीं आपका एज क्या है व्हाटएवर, बट अगर मैं मेरा एग्जांपल लेके चलूंगा तो मैं 2008 में था फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि देन आपके मेरे बीच में कितना डिफरेंस है, राइट। ओके, सो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो मैं कहूंगा हमारे टाइम पे, ठीक है, दैट टाइम दैट टाइम हमारे पास जो मोबाइल्स थे ना, दैट टाइम हमारे पास जो मोबाइल्स थे ना, तो उनकी मेमोरी अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो कितनी थी बताएं? 500 MB,
है ना, 1 GB, मैक्सिमम 1 GB, मतलब 512 MB का एक मेमोरी कार्ड आता था, तो वो दैट टाइम हमारे लिए बहुत था। 1 GB तो सोचो ही मत, बिकॉज दैट टाइम हमारे पास डेटा ही नहीं था, है ना। हम इतना सोचते थे कि चलो 500 MB का स्पेस है, मतलब मैं 200 सॉन्ग्स इसके अंदर सेव कर सकता हूँ दैट टाइम, ठीक है, ओके। तो दैट टाइम ऑल्सो हम हैप्पी थे, बट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं 2010, 11, 12 में तो स्मार्टफोन आ गए, एंड्रॉइड लॉन्च हुआ, गूगल ने एंड्रॉइड को लॉन्च कर दिया, इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स आने लगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? द रीजन आवर रिक्वायरमेंट, हम क्या चाहते हैं, है ना। हमारी रिक्वायरमेंट जैसे चेंज होती है वैसे प्रोडक्ट्स को चेंज करते गए लोग, कंपनीज प्रोडक्ट को चेंज करती गई। एंड अगर अगर देखो तो दैट टाइम मैक्सिमम हमारे पास 1 GB मेरे पास डेटा था, बट आज डेट में 2022, अगर हम 2022 की बात करेंगे, अगर आप एक सिंपल किसी भी कंपनी का, किसी भी, है ना, सबसे लास्ट में रजिस्टर्ड कंपनी होगी, उसका भी अगर मोबाइल परचेस करने के लिए जाओगे ना, तो भी आजकल तो कोई भी, है ना, आपको तो 64 GB मेमोरी इंटरनल कोई भी प्रोवाइड करता है, 28 GB, 28 है या फिर 16 है या फिर 64 GB तो आपको मिल ही जाता है, राइट ना। मतलब 64 GB तो आपको मिल जाता है, 128 GB मिल जाता है, मतलब 64 तो आज कॉमन है, हर एक को तो 64 मतलब चाहिए चाहिए। फिर भी 64 GB इंटरनल मेमोरी होने के बावजूद भी हमें मेमोरी कम पड़ती है, बताओ क्या करते हैं 64 GB, 120 GB भी लोगों को कम पड़ती है। तो आप सोच सकते हो 2008 में जो 1 GB रिक्वायरमेंट हमारे फुलफिल कर रहा था, वो रिक्वायरमेंट 64 GB 2022 में भी फुलफिल नहीं कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे हमारा चेंजेस होते हैं, तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बदलती है, उसके हिसाब से उन्होंने डेवलप किया कि नहीं। अब मेरी रिक्वायरमेंट 64 GB की थी, है ना, तो अगर ये कंपनी 64 GB पे प्रोवाइड कर रही है, कंपनी मोबाइल 128 GB पे प्रोवाइड कर रही है, तो दे रही है ना, बहुत सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर रही है, करेक्ट। तो वो चाहती है कि बस आप फुलफिल हो, आप सेटिस्फाई हो, देन हम परचेस करते हैं। सो मेरे पास 1 GB, अब मुझे बताओ 1 GB डेटा को मैनेज आपके आपके लैपटॉप हो या आपका मोबाइल, मानो कि आपका मोबाइल है, उसमें 1 GB डेटा है, उसको मैनेज करने के लिए आपको फोल्डर बनाने होंगे, आपने कब पिक्चर वाइज, डेट वाइज इसको सॉर्ट करना है, तो 1 GB सॉर्ट करने के लिए आपको ज्यादा टेंशन रहेगा, तकलीफ रहेगी, या 64 GB को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा तो मेहनत आपको 64 GB, क्योंकि आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसको मैनेज करने के लिए आपको ज्यादा तकलीफ होगी 1 GB के लिए, है ना, समझ लो। तो आपको इस 64 GB में से अगर किसी ने बोला अरे मुझे ये पिक तुम्हारा दे दो, आप ट्रिप के लिए गए थे, वहां पे जो निकाला था पिक वो मुझे चाहिए, तो आप एक ढूंढते बैठोगे, ऐसा तो नहीं करते हो ना। आप सीधा एक फोल्डर बनाओगे, उस फोल्डर के अंदर जाओगे या डेट वाइज उसको सॉर्ट करोगे, समथिंग एकदम अच्छे तरीके से ना उसको मैनेज करके रखा होता है कंपनीज में अपने डेटा को, सो इजीली वी कैन गेट, है ना। लेटेस्ट फोटो निकालोगे तो सबसे ऊपर आता है, ये क्यों? हमारे लिए करके रखा है, तो हमें इजीली मिल जाता है। समझ लो आपका ना एक ग्रोसरी शॉप है, ओके, आपका एक ग्रोसरी शॉप है और बहुत सारे आइटम्स आपके ग्रोसरी शॉप में पड़े हुए हैं, ठीक है। बस उसको ना ऐसे किसी सॉर्ट करके नहीं रखा है, ऐसे ही जो डेटा है, वो जो मटेरियल है उसको डाल दिया। कोई कस्टमर आएगा, वो चाहता है कि मुझे XYZ आइटम चाहिए, और आपको पता ही नहीं आपके ग्रोसरी शॉप में उसको कहाँ पे रखा है, बिकॉज आपने ऐसे वैसे इसको कोई मैनेज नहीं किया है, ठीक से मैनेज करके नहीं रखा है। तो आप उसको 1 घंटा हो गया उसको ढूंढ ही रहे हो कि ये आइटम आपको चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है। कस्टमर रुकेगा 1 घंटा आपके लिए नहीं ना। तो क्या क्या चाहिए वहां पे, क्या रिक्वायरमेंट है वहां पे? उस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट ये है कि आपके घर में, आपके हाउस, जो भी आपका शॉप है उसमें बहुत सारे आइटम्स है, उसको एक मैनेज करना होगा, उसको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट करके रखना होगा, राइट ना। तब जाके आपको वो वहां से निकाल के दे सकते हो। जैसे मेडिकल स्टोर में जाते हो, तो मेडिकल स्टोर में आप कोई टैबलेट्स देते हो, तो ये वहां पे सर्च करते हैं ना उसके कंप्यूटर में कि ये जो टैबलेट है कौन से ड्रॉवर में रखी है, कहाँ पे रखा है, इसका नंबर होता है वहां पे, तो सीधा वहां से जाके निकाल के देना होता है, ठीक है ना। तो डेटा को मैनेज करना ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी। मतलब दैट टाइम डेटा कम था, बट हमारे पास अब डेटा बढ़ रहा है, 64 120 GB तो हमारा पर्सनल डेटा है। लैपटॉप में तो 1 TB पड़ा होता है, वो भी फुल होता है,
तो समझ सकते हो कि अकेले हमारे पास इतना डेटा है, तो कंपनीज गूगल, फेसबुक, इनका तो बात ही अलग है ना, उनके पास कितना डेटा होगा। तो हम गूगल में जाते हैं और ऐसे सर्च करते हैं और विद इन अ सेकंड वो हमें रिजल्ट निकाल के देता है। हाउ इज पॉसिबल, इतना सारा डेटा उसके पास पड़ा है। द थिंग इज एल्गोरिदम उसके डेटा को एक ऐसे ऑर्डर में उसको मैनेज करके रखा होता है कि इजीली वी कैन फेच। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इतना इतना सारा उसके अंदर प्रोडक्ट्स, इतने सारा डेटा से इजीली वी कैन मैनेज। और अब देखिए, अगर आप मानो कि आप अमेज़न पे गए और आपने जिस टाइप के प्रोडक्ट सर्च करते हो उसी सजेशन में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यूट्यूब पे जाते हो तो जो आप वीडियोस देखते हो उस टाइप के वीडियोस आपको सजेशन में दिखाई देते हैं। कौन बैठा है वहां पे सब सारी चीजें करने के लिए, है ना? तो कोई नहीं है। तो बस एक ही चीज होती है कि उसमें एक डेटा को आपके रिक्वायरमेंट, आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आपके डेटा को सिर्फ मैनेज करके रखा होता है थ्रू द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, या फिर एमएल, मशीन लर्निंग की मदद से। ये कंसेप्ट यूज करते हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सारी चीजों को डेटा के ऊपर प्रोसेस किया जाता है। आपका आपका डेटा है ना, ठीक है, आप क्या देखते हो, कौन से टाइप के वीडियो ज्यादा देखते हो, कौन सी मूवी ज्यादा देखते हो, उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको सजेशन मिलेगा। चाहे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जाओ या फिर नेटफ्लिक्स पे जाओ, वहां पे भी सेम है, सजेशन फॉर यू, बिकॉज आपने ये देखा था तो आपको इस टाइप की मूवी आपको सजेशन में दिखाई देती है ना? ये कौन करेगा? दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द एआई, एमएल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस के कांसेप्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, आपके पास इतना सारा डेटा है, इस डेटा को मैनेज करने के लिए इन सारे कांसेप्ट्स को यूज किया जाता है। उसको प्रिडिक्ट किया जाता है, इसको प्रिडिक्शंस बोलते हैं हम उसको। जैसे कि आपने क्या देखा है उसके हिसाब से आपको डेटा देना है, इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन करना। आपने एक ऑर्डर किया अमेज़न से, एक मोबाइल आप परचेस कर रहे हो और वहां पे तुरंत आपको एक सजेशन मिल जाएगा जैसे ऑर्डर करोगे कि हाँ, आप मोबाइल के साथ हेडफोन भी बाय कर सकते हो, चार्जर भी बाय कर सकते हो, पावर बैंक भी बाय कर सकते हो। तो कौन बैठा है वहां पे? कोई नहीं बैठा है ना। ये कैसे पता चलता है उसको, इस एप्लीकेशन कैसे पता चलता है? इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग, इसी को बोलते हैं एआई का कंसेप्ट। प्रिडिक्शन, इसको भी बोलते हैं प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्ट करना। शेयर मार्केट तो सुना ही होगा, शेयर मार्केट तो मैक्सिमम काम तो प्रिडिक्शन पे ही चलता है। तो प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है? आपके पास जो पिछला वाला डेटा है, आपके पास जितना भी पहला वाला डेटा रहेगा उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ, नेक्स्ट शेयर, ये कंपनी का शेयर कितना जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है। जैसे उसके आपको दिखाई देगा, उसके ग्राफ्स होते हैं, उसमें प्रिडिक्शन ग्राफ्स होते हैं, राइट? तो ये प्रिडिक्ट करना, ये प्रिडिक्शन करने के लिए भी हमारे पास कुछ लॉजिक, कुछ कंसेप्ट चाहिए। और इन सारी चीजों को जो आज हम देख रहे हैं ना, है ना, एआई, अभी टेस्ला तो आर्टिफिशियल एआई के बेसिस पे विदाउट ड्राइवर कार लॉन्च कर रही है, राइट ना? तो ये कैसे चलेगी, है ना? इसके पीछे लॉजिक क्या होगा? तो इसके पीछे आपका डेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। डेटा, पहले डेटा आपके पास होना चाहिए, और डेटा आपके पास होगा तो उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है, उसके ऊपर प्रेडिक्ट करना होता है। जब तक आपके पास डेटा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने फेसबुक पे नोटिस किया होगा कभी, आपने फेसबुक पे अगर कोई फोटो है, इमेज है, यानी कि फोटो है, तो वहां पे किसी के फेस पे आप माउस कर्सर लेके जाओगे ना, ऑटोमेटिक उसका नेम आपको दिखाई देगा। है ना? सोचा ये कभी किस तरीके से होगा ये? सो इसके पीछे भी ये सब सारी कहानी होगी आपके डेटा एनालिसिस की, आपके एआई की। क्योंकि वो क्या करेगा, पूरे इस पे माउस होकर करेगा तो उसका फेस को डिटेक्ट करेगा, एंड उसके, है ना, उसमें जो फेस जो भी होगा वो फेस क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और अपने डेटाबेस में जितना डेटाबेस है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे डेटाबेस में सर्च करेगा, तो कुछ एल्गोरिथम्स यूज करेगा, वॉट एवर, CNN वगैरह जितने भी एल्गोरिथम्स है वो यूज करेगा। उस एल्गोरिथम हिसाब से वो जहां पे आपका फेस मैच होता है उसका डेटा आपको निकाल के देगा, बट उसके लिए उनको डेटा चाहिए। तो सब घूम फिर के डेटा पे आते हैं। डेटा, जब आपके पास डेटा बढ़ेगा तो डेटा को मैनेज भी करना आना चाहिए, और इन सारी चीजों को यूटिलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग मानी जाती है। इन सारी चीजों को अगर आपको यूटिलाइज करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग है। इसीलिए आज की डेट में आपको पाइथन दिख रहा है, क्योंकि 2008 में जब पाइथन, हमारे पास पाइथन का जो पाइथन का सेकंड वर्जन था, पाइथन 2, अभी जो हमारे पास है 3.10 भी चल रहा है, करंटली वर्जन, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है? मतलब 3 पकड़ के हम चलते हैं, ठीक है? उसको हम पाइथन 3 भी बोलते हैं, ठीक है?
3.2 10 जो भी हो, बट उसको पाइथन 3 बोला जाता है। 2008 समथिंग 9 में पाइथन 2 से पाइथन 3 लॉन्च किया गया, मतलब पाइथन 3 न्यू वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड पाइथन 3 वर्जन प्योरली न्यू वर्जन था। न्यू क्यों? बिकॉज जनरली जैसे जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई आपका सॉफ्टवेयर देखो, कोई एंड्रॉइड का एप्लीकेशन देखो, जब उसको हम अपडेट करते हैं ना न्यू वर्जन पे, तो वो प्रीवियस वाले वर्जन के साथ कंपैटिबल होता है, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। मतलब कि अगर मेरे पास समझ लो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ठीक है, ऐसे 3 है। लेटेस्ट मेरा वर्जन 3 है, बट मेरा वर्जन 2 भी काम करता है, मतलब वर्जन 3 पे हम वर्जन 2 को भी चला सकते हैं, राइट ना? करते हैं ना? जावा का मेरे पास, अगर जावा का मेरे पास 17 है, तो मैं 12 के प्रोग्राम में भी 17 पे कर सकता हूँ, क्योंकि जो न्यू वर्जन जो बनाते हैं वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के हिसाब से बनाते हैं, ताकि हम पिछले वाला भी प्रोग्राम न्यू पे रन कर सके। इसको बोलते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बट पाइथन ने क्या किया था? पाइथन ने बोला कि अरे 2002 2008 तक हम तो पाइथन 2 को यूज कर रहे, और उसके बाद पाइथन 3 लॉन्च किया गया, बट उन्होंने क्लियरली कहा कि हम पाइथन 2 को सपोर्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम पाइथन 3 जो लॉन्च कर रहे हैं वो पाइथन 2 को सपोर्ट नहीं करेगा। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी उन्होंने निकाल दी। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, बिकॉज ऑफ पाइथन 2 के ऊपर बहुत सारी कंपनी काम करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर बेस, और आप उसको बंद करते हो ना, तो कंपनी, आपके कस्टमर्स जो भी ये सोचते हैं ऑब्वियसली, है ना, कि अभी अगर आपको मतलब न्यू करना हो तो फिर से इस सारी चीजों को डेवलप करना होगा ना, क्योंकि पाइथन 3 यूज करना है तो ऑब्वियसली 2 तो सपोर्ट करेगा नहीं पाइथन 3 पे। बट इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लेके पाइथन 3 को बनाया, उसको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी निकाल दी। द रीजन इज वो चाहते थे कि जो न्यू कंसेप्ट्स हैं, न्यू हमें आगे क्या चाहिए, जैसे मैंने बोला कि डेटा एनालिसिस, ये दैट टाइम उन्होंने सोचा था कि ये आगे जाके कंसेप्ट्स हमें लगने वाले, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये सबसे कंसेप्ट्स आने वाले हैं, इसकी जरूरत है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग को उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप करना है, ताकि मुझे पिछले वाला नहीं सोचना है कि अगर मैं न्यू कुछ बना दूं प्रोडक्ट मॉड्यूल, तो पिछले वाला मॉड्यूल के ऊपर रन होगा नहीं होगा, सोचने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम न्यू पाइथन 3 डिफरेंटली न्यू बना रहे हैं, तो मुझे पाइथन 2 के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि पाइथन 2 को देखना होगा, ये मॉड्यूल पाइथन 3 पे भी चलना चाहिए, अगर कुछ न्यू फीचर्स उसमें ऐड करेंगे तो पाइथन 2 का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा उसके ऊपर, हो सकता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पाइथन 3 को प्योरली न्यू बना दिया, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी निकाल दी, राइट? तो इसलिए इसलिए उन्होंने क्या किया, निकाल दिया। अब ये इनके पास फ्रेश प्रोडक्ट पड़ा था पाइथन 3, जैसे चाहे वैसे उसको डेवलप कर लो, क्योंकि हमें सोचना नहीं पाइथन 2 में क्या रखना है क्या नहीं, ठीक है। तो पाइथन 3 उन्होंने प्योरली बना दिया पर्सपेक्टिव टू द डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग। इतने सारे कंसेप्ट उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए जो आज हम यूज कर रहे हैं इन मशीन लर्निंग, एआई, इन सारी चीजों के साथ। तो उनका क्लियर मकसद था, न्यू प्रोडक्ट बना दो, न्यू लॉन्च करना है प्रोग्रामिंग, जो आगे वाले कंसेप्ट्स को, मतलब आपको नेक्स्ट बहुत टाइम तक इसका यूज हो। तो दिस इज फर्स्ट थिंग, फर्स्ट रीजन पाइथन मार्केट में आज क्यों है, बिकॉज ऑफ द डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई, ये सब सारे कंसेप्ट्स पाइथन की मदद से इजीली यूटिलाइज किए जाते हैं। सेकंड रीजन, तो ये तो था। सेकंड रीजन तो कोई टेक्निकली हम नहीं कह सकते उसका रीजन, बट जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि सेकंड रीजन पाइथन का मार्केट क्यों है। देखिए, फेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। आप सोचो कि आप एक प्रोजेक्ट को बेचना चाहते हो, समझ लो कि मेरे पास ना एक पेन है, ठीक है, मेरे पास एक पेन है, ओके, जो सपोज मैंने ही बना दिया है, एंड मैं चाहता हूँ कि इसको सेल करना है, और मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। मैं, अब मेरी जो फेस वैल्यू हो सकती है, कितनी हो सकती है, मुझे 10,000 लोग जानते होंगे, तो वो मुझको ऊपर, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट ना, कि मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ अरे मेरे फेस वैल्यू को देख के, अरे हाँ ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है अच्छा होगा, ठीक है, बराबर ना। इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, ठीक है, उसमें से 10,000 लोग ही मुझे जानते हैं, वो मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और भी देखो, चलो हम पकड़ के चलिए 1 करोड़ लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, बट यही सेम सेम पेन के एडवर्टाइजिंग अगर मैं अमिताभ बच्चन को दे दूं,
अब बोलूंगा चलो आप इसका एडवर्टाइजिंग कर लो, मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर आपको बना दूं। अब बताओ, अगर जब अमिताभ बच्चन इसका एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट करेगा ना, तो उसकी जो फेस वैल्यू है ना, बहुत है, राइट ना, ठीक है ना। मतलब इंडिया में तो कोई ऐसा नहीं रहेगा तो उसको जानता नहीं होगा। अरे अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजिंग कर रहा है, मतलब सही होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, ऐसे हम बोलते हैं ना, राइट। ओके, बिकॉज ऑफ द फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू होती है, ठीक है। किसी ब्रांड, एप्पल ने बड़ा अच्छा फोन निकाला तो बोलता है अरे एप्पल है, अच्छा ही होगा, समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से होती है ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू। तो 2008 के बाद जो गुडो वैन रसम था ना, करंटली नाउ गुडो वैन रसम इज समथिंग प्रेजेंट इन अ बॉडी, जो गूगल कारपोरेशन की जो बॉडी है ना, उसके अंदर काम कर रहा है करंटली। गुडो वैन रसम किसके साथ काम कर रहा है अभी? गूगल के साथ। तो सोचो ये पाइथन जो है ना गूगल के साथ कनेक्टेड है, यानी कि वी कैन से द मर्ज तो नहीं बोल सकते, बट करंटली पाइथन ऑर्गेनाइजेशन इज इन वर्किंग विद द गूगल। सो समझ लो ना, पाइथन के लिए ना गूगल का फेस मिल चुका था। 2008 के बाद गूगल ने पाइथन को प्रमोट करना स्टार्ट किया था। पाइथन, गूगल ये बोल रहा था कि ये देखिए, ये हम अब ये प्रोडक्ट्स बना रहे, उसके साथ पाइथन को यूज कर लो। डेवलपर को कैसे ही करके डेवलपर को पाइथन के ऊपर लेके आना है। तो उन्होंने क्या किया, गूगल को यूज किया, गूगल प्रमोट करने लगा पाइथन को, एंड डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इन सारे कंसेप्ट को यूटिलाइज करने लगा। एंड पाइथन एक इजी लैंग्वेज है, आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। ऐसे करके आप डेटा एनालिसिस में यूज कर लो। अगर डेटा एनालिसिस में आपको क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए, ये सब सारे कंसेप्ट चाहिए, मैं गूगल आपको प्रोवाइड कर देगा, राइट ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने फेस मार्केट वैल्यू को पाइथन के साथ जोड़ दिया और पाइथन को प्रमोट किया। तो ऑब्वियसली लोग उसको देखते 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 क्या हो गए, आपको मतलब बाकी लैंग्वेज छोड़ के पाइथन के पास आना स्टार्ट हो गए, एंड पाइथन की कम्युनिटी बढ़ने लगी। दिस इज द वन रीजन, जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में बता रहा कि दिस इज द एक रीजन था कि ये था कि डेवलपर भी ट्रस्ट करने लगे, बिकॉज ऑफ द गूगल उसको प्रमोट कर रहा है, गूगल का, अब गूगल इसको इसके साथ है, गूगल इसके ऊपर काम कर रहा है, राइट ना। तो ऑब्वियसली डेवलपर्स भी ट्रस्ट फील करते हैं, एंड ऑब्वियसली बोलते हैं कि चलो ये छोड़ के हम पाइथन में जाएंगे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, हम आगे करियर कर सकते हैं। तो एक था रीजन कि पाइथन को मार्केट में लॉन्च करने, एंड देन पाइथन मार्केट में आ चुकी थी। ओके, अभी भी हम यूज कर रहे हैं। देन फिर इनका मेन मकसद था डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स यूज करना। अभी देखो, कोई XYZ कंपनी है जो ML के ऊपर काम कर रही है, AI के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, ओके। और ऐसा नहीं कि मशीन लर्निंग या ऊपर, देखिए अमेजोन के ऊपर वेब एप्लीकेशन पे मैक्सिमम काम किया जाता है, तो मेरे पास वेब एप्लीकेशन भी चाहिए ना। देखिए फेसबुक एक वेब एप्लीकेशन है, अगर ये वेब एप्लीकेशन है उसकी मदद से हम डेटा को ले रहे हैं, उसके उसी के थ्रू तो हमें डेटा मिल रहा है ना सब कुछ, और उसी के बेसिस पे हम वहाँ पे AI का, ML का, डेटा एनालिसिस का सब इनका सबका कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो वो भी एप्लीकेशन चाहिए, तो हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन को भी क्रिएट करना है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सिर्फ पाइथन इन सब पे, मतलब यूजिंग ओनली पाइथन वी कैन मेक द रिमोट बेस्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो कंपनी फिर पाइथन ने क्या किया, एक फ्रेमवर्क को डेवलप किया जिसका नाम था डिजांगो। वैसे ऑल वे फ्रेमवर्क से पिरामिड आता है या फिर आपके पास फ्लास्क आता है, बट सबसे फेमस फ्रेमवर्क आता है डिजांगो। ये यूज इसको इंट्रोड्यूस किया गया, दिस इज इंट्रोड्यूस किया गया ओनली फॉर द वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया ओनली वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, इसकी मदद से हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो कंपनी सोचने लगी चलो आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है और हम उसके ऊपर AI का भी कंसेप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, तो दोनों चीजें हम कर सकते हैं, राइट, ओके, राइट ना। तो पाइथन जब आप पढ़ते हो ना, तो पाइथन सीखने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस बनते हैं, एक तो आप AI पे जाना है या फिर ML पे जाना है या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे जाना। ये आपका डिसीजन होता है कि आपको करना क्या है। चलो हमने पाइथन तो पढ़ लिया, ओके, अब क्या करना है, ठीक है। अगर आपको डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग में जाना है तो आपको पाइथन के बाद कुछ लाइब्रेरीज आती है, पाइथन के अंदर रिच लाइब्रेरीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे पांडा, नमपाई, सैपाई, मतलब बहुत सारे लाइब्रेरीज है एज पर द अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप आगे जाओगे उसके हिसाब से लाइब्रेरीज मिलती है, वो आपको पढ़ना होगा अगर आपको उसमें जाना है। बट अगर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन में जाना है ना, एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको काम करना है, ठीक है, तो आपका जो फ्लो होगा, इसके बाद पाइथन के बाद आपको क्या करना होगा, इस वाले पार्ट्स पे जाना होगा, यानी कि डी जांगो के पास जाना होगा, ठीक है। इसके पास आपको
जाना होगा, मतलब हमें डिजांगो पढ़ना होगा। और ऑब्वियसली हम फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाने वाले, एग्जैक्टली आप फ्रंट एंड पढ़ रहे हो, उसके बाद हम पाइथन पढ़ेंगे और पाइथन के बाद हम जाएंगे डिजांगो, बिकॉज ऑफ द वी वांट टू मेक द रिमोट बेस्ड एप्लीकेशंस। देन आप कहेंगे सर रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो पाइथन ही क्यों? हमारे पास तो पीएचपी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि दुनिया से सबसे मैक्सिमम वेब एप्लीकेशन पीएचपी बेस्ड है। वर्ल्ड में हर एक थर्ड एप्लीकेशन पीएचपी बेस्ड आपको मिलेगा, लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस, एवरीवन कैन यूज। देन व्हाई द पाइथन? अगर आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है ना, करेंटली अभी भी यूजिंग द पाइथन हम बड़े स्केल पे एंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं बना सकते, आज भी नहीं बना सकते। एंटरप्राइज के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है जावा। द रीजन इज द सिक्योरिटी। जावा अपने सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। देन व्हाई द पाइथन? तो देखो कि जावा जो है ना एक स्टेबल टेक्नोलॉजी है। स्टेबल हम समझते हो ना कि इज एवरीथिंग स्टेबल है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट बने हुए, ऑलरेडी कंपनी यूज कर रही है ना, बहुत सारे। पाइथन जो है ना विद डिजांगो ना एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है करंटली, ठीक है, ग्रोइंग। क्यों? लोग कंपनी उसको यूज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अभी डेवलपर्स उसके साथ काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप कंपनी के पास एमएल का प्रोजेक्ट आ चुका है, एआई का प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट कंपनी के पास है और कंपनी चाहती है कि उसका वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो क्यों पाइथन पीएचपी और जावा के पास जाएगी? बनाएगी तो पाइथन के साथ ही बनाएगी ना, बिकॉज ऑफ वो भी यूज कंसेप्ट एआई के यूज करेंगे, तो वही सोचेंगे कि बेस्ट है अगर हम पाइथन के साथ ही उसको डेवलप करें, राइट? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, देन एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पीएचपी, जावा, डॉटनेट है ना, रूबी ऑन रेल्स है, लॉट ऑफ द लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन द मार्केट। देन व्हाई द पाइथन? ठीक है, तो पाइथन एक तो है कि हर एक एप्लीकेशन पे ऑब्वियसली वेब बेस्ड एप्लीकेशन काम करेगा, है ना। एंटरप्राइज पे भी करता है, बट उस लेवल पे नहीं करता है जितना हमारा ये करता है, जावा करता है, करेक्ट। क्योंकि जावा, देखिए हर एक लैंग्वेज की अपनी एक एक खासियत होती है, हर एक लैंग्वेज की, ओके। तो पाइथन का बेस्ट पार्ट है कि वो डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग के साथ काम करेगा, एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन अगर उसके साथ बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ भी हम इजीली काम कर सकते हैं, एआई के साथ एंड एमएल के साथ। ठीक है, ये मेन पर्सपेक्टिव होगा कंपनी का। इसलिए ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, लोग अब उसमें प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कंपनी अगर कोई प्रोजेक्ट ले रही है बनाने के लिए तो सोचते कि नहीं हम पाइथन डिजाइन के साथ बना देंगे, उसके ऊपर एआई के कंसेप्ट आपको अप्लाई करके देंगे। तो एक कंपनी होती है ना कि कोई प्रोजेक्ट लेना है तो एक कोटेशन बना के देगी, तो एक उनको प्रेजेंट करके देगी कि नहीं आप एप्लीकेशन बना दो, हम इसके अंदर एआई एमएल के फीचर्स डाल के आपको वेब एप्लीकेशन बना के देंगे। तो वो चाहते हैं कि फिर अगर हम वो कंसेप्ट यूज ही करने वाले हैं तो हम क्यों ना पाइथन के साथ उसको डिजाइन करें। तो इसीलिए ना पाइथन ग्रोइंग टेक्नोलॉजी और इतनी फास्ट अभी ग्रो हो रही है ना, मतलब आपने तो सुना ही होगा और देखा भी होगा, ठीक है। सो उसका मार्केट बहुत है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज होगी ना वो पाइथन की होने वाली है। फिलहाल यूजिंग द पाइथन वी कांट मेक द मोबाइल एप्लीकेशन, वी कांट मेक द एंटरप्राइज एप्लीकेशन, फिर भी पाइथन का मार्केट में जो बढ़ रहा है, और कुछ टाइम के बाद क्योंकि आप मोबाइल एप्लीकेशन भी पाइथन की मदद से बना सकते हो और आएगा, ठीक है, धीरे धीरे सब सारे कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। सो इसीलिए कि पाइथन एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है तो हम उसके साथ जा सकते हैं, उसके साथ हम काम कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्वियसली हमारा जो काम होगा, पहले पाइथन पढ़ के हमें यहाँ तक जाना, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को पढ़ना है, ये हमें करना है। सो वी वांट टू मेक द वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, ओके। तो ये पाइथन है। देखिए पाइथन क्यों आजकल मार्केट में, जस्ट मैंने बता रहा हूँ कि थोड़ा इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ लोग आईटी बैकग्राउंड के होंगे, नॉन आईटी वाले भी होंगे। ट्रस्ट में कुछ जो नॉन आईटी वाले की कुछ चीजें आपको समझ में भी ना आए, ठीक है, बट ट्रस्ट में कि आप जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे वर्ड्स होंगे आपके लिए न्यू हो सकते हैं, और जो थोड़ा आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं। बट जो नॉन आईटी वाले हैं उनके लिए मैं उनके लिए स्पेशल बात कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ये सब सारे कंसेप्ट को आप समझ लोगे, ओके। कुछ चीजें अभी बाउंस भी हो सकती है, ओके। तो आप थोड़ा थोड़ा वीडियो से पढ़ना है ना, मतलब उसको रिपीट करना, आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा लेनी होगी ऑब्वियसली। थोड़ा जो लोग 2 घंटे 2 आवर्स काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको 4 घंटे या 4 आवर्स आपको स्टडी करना होगा, तब जाके ये आप इक्वल तक पहुंच जाओगे, ठीक। थोड़ा ऑब्वियसली एफर्ट तो देना ही होगा,
ठीक है, अगर मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल में जाके बैठूंगा, मैं अभी मेडिकल का बुक लेके पढ़ूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट पेज से तो समझ में नहीं आएगा ना। मैं उसके 100 200 300 पेजेस जब पढ़ूंगा तब मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो वैसे ही है, आप धीरे धीरे उसको पढ़ोगे तो 100% क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो ये सब सारी चीजें हमारे आएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो सो व्हाई द पाइथन, ठीक है, ये तो हमने देखा कि पाइथन का यूज तो अभी हो रहा है और द एमएल डेटा एनालिसिस वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए हो रहा है। अगर सबसे बेस्ट अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन कोई बोलेगा सर इस वेब बेस्ड एप्लीकेशन कौन था जो पाइथन से बना है, ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा यूट्यूब is a best application, best example, right ना, कि YouTube is an ये जो बना YouTube एप्लीकेशन प्योरली पाइथन एंड डिजांगो के साथ बना है। उसके साथ EI ML ये सब सारे कंसेप्ट यूटिलाइज होते हैं, एवरीथिंग। जैसे मैंने बोला, आप जो मैक्सिमम वीडियोस देखते हो वही आपको सजेशन में आता है, राइट ना, एंड वही एडवर्टाइजिंग भी वीडियोस की वही एडवर्टाइजिंग आपको शो होती है। हाउ इज पॉसिबल? सो दिस इज द AI और ML कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन का आपको क्लियरली दिख रहा है। और जो ये वेब एप्लीकेशन है प्योरली डिजांगो से बना गया है। सो अच्छे से खतरनाक एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग द डिजांगो, ठीक है। बस उसके लिए हमें पहले क्या करना है, उसके लिए हमें पहले समझ लेना है कंसेप्ट्स को, ठीक है, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तभी हम कुछ बना सकते हैं। सो पाइथन, तो व्हाई द पाइथन? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्वियसली, जो यूज की जाती है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एमएल, डीएल, इन सारे कंसेप्ट्स के लिए। इवन रोबोटिक्स में भी पाइथन यूज की जाती है। इवन रोबोटिक्स में मतलब रोबोट स्पेशल पाइथन रोबोटिक्स के लिए ही बनाया गया था। तो रोबोटिक्स एप्लीकेशन, जितने भी रोबोटिक्स एप्लीकेशन है, रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन है, वो सब सारे आपको पाइथन के बेसिस पे दिखाई देंगे। तो पाइथन का मार्केट आप देखेंगे तो हर एक जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन करंटली सिर्फ एक्चुअली मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी उन्होंने कुछ लाइब्रेरीज को बनाया था, बट जितना एंड्रॉइड जावा यूज होता है एंड्रॉइड के लिए, कोटलिन लैंग्वेज यूज होती है एंड्रॉइड के लिए, iOS एप्लीकेशन में स्विफ्ट लैंग्वेज जितनी यूज होती है उतनी अभी तक पाइथन यूज नहीं होती है, ठीक है। ओके, बट मुझे लगता है कि कुछ टाइम में ये चेंज होगा और मोबाइल में भी आ सकता है, बिकॉज गूगल और ये पाइथन उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, ठीक है ना, बिकॉज उनका मेन मकसद है AI ML एंड उसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन में डिप्लॉय करना। सो चलिए, तो पाइथन में सबसे पहले कि सबसे पहले पाइथन की बेस्ट चीज क्या है, थोड़ा हम फीचर्स के बारे में देखते हैं पाइथन के, कि पाइथन ही क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए और क्यों, ठीक है। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है। पहले बोला जाता था कि स्टार्टिंग जो होती है ना बिगिनर लैंग्वेज, सी लैंग्वेज है, C++ पढ़ लो, पहले बोला जाता है सी लैंग्वेज पढ़ लो, C++ पढ़ लो, राइट ना, वो बिगिनर लैंग्वेज है। तो करंटली बिगिनिंग लैंग्वेज और बिगिनर्स के लैंग्वेज मानी जाती है ना, वो पाइथन मानी जाती है। रीजन इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं ना, इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं ना, वैसे आप इसको लिख दो, आपका काम होगा। इतना ईजी है, इतना ईजी बनाया पाइथन को, बहुत ईजी। सीबीएसई बोर्ड के 6 स्टैंडर्ड में पाइथन का सिलेबस है। आप बताओ, हम तो ग्रेजुएटेड लोग हैं, हम तो समझ ही सकते हैं। अगर वो समझ सकते हैं, 6 स्टैंडर्ड वाला बच्चा अगर समझ सकता है, तो हम ग्रेजुएशन वाले लोग तो समझ ही सकते हैं ना। तो पाइथन इतना इजी है, ओके। बस कंसेप्ट्स को समझना। जैसे हम एडिशन हम करते थे मैथमेटिक्स फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, दैट टाइम हमें बहुत थोड़ा हार्ड लगता था, अरे कितना हार्ड होगा, अरे ना, बट आज हम आग बंद कर भी ये सब सारी चीजें कर सकते हैं ना। तो वैसे ही स्टार्टिंग में आपको थोड़ा एफर्ट देना ही होगा, जैसे आप एफर्ट दोगे आउटपुट रिजल्ट आपको मिलेगा। पाइथन एक सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे इजी है, ठीक है। अगर सिंगल लाइन ऑफ द कोड अगर आपको जावा में लिखना है, सपोज आपको जस्ट प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ सर प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, बस मुझे इतना प्रिंट करना है। अगर जावा में समझ लो, अगर मुझे जावा में करना है तो भी आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको एक क्लास बनाना होगा, ठीक है। इस क्लास के अंदर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखना होगा, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रिंग मतलब एरे पास करना होगा, और प्रिंट करने के लिए आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आप लिखोगे। मतलब एटलीस्ट यू हैव टू राइट द 3-4 लाइंस ऑफ द कोड, जस्ट यू हैव टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। सी में भी है, C++ में आपको चापा पाइथन को बोलना। अगर आप कहोगे सर मुझे पाइथन की मदद से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, हाँ एकदम सिंपल है, जस्ट प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। एक ही काम, एक ही इसमें काम हो जाएगा। पाइथन इज वेरी इजी, ठीक है ना। मतलब एक
डेवलपर जो चाहता है ना, अरे इतना कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं चाहिए प्रोग्रामिंग, तो जो डेवलपर चाहता है ना, हम देखो आउटपुट तो सेम मिले मुझे, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्सिटी कम हो लिखी मुझे, तो देखो पाइथन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इतनी इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमारे पाइथन को यूज कर सकते हैं। देन ये इसका एक फीचर्स हम कह सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पाइथन है ना, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बोला जाता है, उसको ओप्स बोला जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे कि सी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, सी एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एंड जावा एक आल्सो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसी तरह पाइथन आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, तो वो जब हम उस टर्म्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं फिलहाल थोड़ा सा बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना एक डिजाइनिंग पैटर्न होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक डिजाइनिंग पैटर्न होता है जो आपके एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज होता है। डिजाइनिंग पैटर्न मतलब समझते हो ना, अगर आपको कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना, आप सीधा डायरेक्टली प्रोग्रामिंग बनाना स्टार्ट नहीं करोगे, तो उस प्रोग्रामिंग में आप देखो कि आपको क्या मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना है, उसका एक फ्लो बनाओगे, राइट ना, एक उसकी ब्लूप्रिंट बनाओगे ना। अगर आपको आप किसी ने बोला चलो कोई कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, और सपोज एल&टी है, तो एल&टी कंस्ट्रक्शन में काम करती है, उनके पास अब बड़ा प्रोजेक्ट है ना 20 फ्लोर्स का उनको बिल्डिंग बनाना है, और क्या डायरेक्टली आके सीधा फाउंडेशन बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। सो उनके पास एक ब्लूप्रिंट होगी, उसका एक प्लान होगा कि ये कैसे बनेगा, तो उसकी पूरी की पूरी उनके पास एक ब्लूप्रिंट बनेगी, एंड उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो उसी तरह जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे ना, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अगर एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि एक डिजाइनिंग पैटर्न देता है हमें, ये बताएगा कि एक ये ब्लूप्रिंट देगा, जो हमारा क्लास होगा ना, एक हमें एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करके देगा, एंड उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम काम करेंगे। सो समझ लो एक हमारा क्या है, एक डिजाइनिंग पैटर्न है, ये क्या हमारा एक डिजाइनिंग पैटर्न है, ठीक है। सो ज्यादा इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि हम उस टाइम पे पढ़ेंगे। तो समझ लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग पैटर्न होता है, क्या आता है, एक डिजाइनिंग पैटर्न आता है। उसी तरह और भी पैटर्न्स होंगे सर आपके एप्लीकेशन को बनाने के लिए, यस, और भी पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड और फंक्शनल ओरिएंटेड। ये भी एक पैटर्न होता है जिसकी मदद से हम हमारे प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। देखो काम तो वही कर, सपोज मुझे कैलकुलेटर बनाना है, एडिशन का ही प्रोग्राम मुझे करना है, बट अगर मैं स्ट्रक्चर ओरिएंटेड से करूंगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से करूंगा, तो अलग अलग वे से हम इसको डेवलप करना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे सिक्योरिटी, रीयूजेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, सबसे ज्यादा हमें मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक डिजाइनिंग पैटर्न है, उसी तरह स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइनिंग पैटर्न है। एक और एक आता है प्रोसीजर ओरिएंटेड भी होता है, ठीक है, जो पाइथन भी काम करता है, एंड पीएचपी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड में भी काम करती है। और एक आता है स्क्रिप्टिंग, होता है स्क्रिप्टिंग, वेब स्क्रिप्टिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो वो भी एक डिजाइनिंग पैटर्न होता है। सो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, फंक्शनल ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग, है ना, ये सब सारे होते हैं। ये अलग अलग डिजाइनिंग पैटर्न्स है, अलग अलग लैंग्वेज उसको फॉलो करती है। जैसे सी स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पीएचपी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस एक प्रोसीजर ओरिएंटेड है। स्क्रिप्टिंग आती है, जैसे कि आपको ये मिलेगी, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे जावास्क्रिप्ट जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या शेल स्क्रिप्टिंग आती है, शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है, अलग अलग उसके डिजाइनिंग पैटर्न्स हैं। देन पाइथन कौन से डिजाइनिंग पैटर्न में आती है, अगर हम कहेंगे पाइथन, तो पाइथन है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर मतलब पाइथन, यूजिंग पाइथन हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके कंसेप्ट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से भी उसको बना सकते हैं। पाइथन इज आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन आल्सो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, पाइथन आल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी पाइथन आल्सो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, एवरीथिंग इन पाइथन, ठीक है। सो
अगर कोई कहता है कि पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यस पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कोई कहता है पाइथन इज स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, यस पाइथन इज अ फंक्शनल ओरिएंटेड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अगर मुझे सिंपल है, अगर मुझे पाइथन का प्रोग्राम लिखना है क्लास, मैं जस्ट बता रहा हूँ डोंट वरी अबाउट दिस प्रोग्राम, ये क्या लिखा है। तो इस तरीके से मैं ऐसे फंक्शन बना के उसके अंदर ऐसे ऐसे क्लास बना के इसके अंदर कोड लिख सकता हूँ। दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, इस तरीके से लिखी जाती है। फंक्शन है तो मैं सिंपल डायरेक्टली सीधा एक फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर कोड लिखूंगा, ठीक है। इस कोड के बारे में मत सोचो, ठीक है। इसके अंदर हमारा कोई ना कोई कोड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं। प्रोसीजर है, मुझे फंक्शन की भी जरूरत नहीं है, क्लास की भी जरूरत नहीं है, सीधा मुझे कुछ डिस्प्ले करना है, मैं डायरेक्टली प्रिंट करूंगा तो भी मुझे यहाँ पे डेटा समथिंग मिल जाएगा। कुछ भी कर सकता हूँ विदाउट विदाउट फंक्शन एंड विदाउट क्लास, मैं इसके अंदर भी प्रोग्राम यूटिलाइज कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड। अगर आप जावा में जाओगे ना तो जावा बोलेगा अरे नहीं, आपको क्लास बनाना ही होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। विदाउट क्लास विदाउट फंक्शंस वहां पे कुछ नहीं कर सकते हो। सी प्रोग्रामिंग जाओगे, सी में डायरेक्टली आप ऐसे ओपनली प्रोग्राम लिख नहीं सकते हो। वहां पे आपको एक फंक्शन के अंदर ही प्रोग्राम लिखना होता है कंपलसरी, क्योंकि उसको बोला जाता है फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ठीक है। सो अलग अलग डिजाइनिंग पैटर्न्स आते हैं, तो हमारा जो पाइथन है वो सबको सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट थिंग पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शन ओरिएंटेड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीथिंग। देन जैसे कि हम बोलते हैं सर कि जावा जो है, जावा प्रोग्रामिंग जो मेनली सी सी प्लस प्लस से उसके फीचर्स को बोरो किया, मतलब जावा को बनाया गया यूजिंग द सी एंड सी प्लस प्लस, क्योंकि उसी के फीचर्स से उसको बोरो किया एंड एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी। तो वैसे पाइथन भी किसी ना किसी से बोरो किया होगा फीचर्स को, राइट ना। इसने सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक अल्गो करके लैंग्वेज डेवलप हुई थी सबसे पहले, उसके बाद एक बीसीपीएल लैंग्वेज डेवलप हुई थी एंड उसके बाद सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। तो सी भी डायरेक्टली डेवलप नहीं हुई, सी ने भी अल्गो एंड बीसीपीएल लैंग्वेज के फीचर्स को बोरो करके सी को बनाया था। तो उसी तरह पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन ने क्या किया पता है? ओके, पाइथन ने सी प्रोग्रामिंग यानी एबीसी लैंग्वेज थी ना, जो मैंने बोला ना अल्गो या एबीसी लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको, सबसे पहले एबीसी लैंग्वेज थी। तो उस सी एंड एबीसी लैंग्वेज के फीचर्स को इनहेरिट करके यानी कि बोरो करके पाइथन ने फंक्शनल के कांसेप्ट्स को यूटिलाइज किया। क्या फंक्शनल, और फंक्शनल जो मैं बोल रहा हूँ ना कि फंक्शनल ओरिएंटेड जो फीचर्स थे उन्हें सी एंड एबीसी इन दो लैंग्वेज से ले लिए। स्क्रिप्टिंग के जो फीचर्स थे ना उन्होंने पर्ल लैंग्वेज से ले लिए। पर्ल लैंग्वेज आती है, पर्ल, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक मैंने किया है, पर्ल, ये देखो PERL, पर्ल लैंग्वेज, ये ना पर्ल लैंग्वेज से ना पीएचपी भी बनाया गया, ठीक है। तो एक पर्ल लैंग्वेज से उन्होंने क्या किया, पाइथन ने स्क्रिप्टिंग के फीचर्स को बोरो किया एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उन्होंने उस कंसेप्ट को बोरो किया। मतलब पाइथन जो है ना, ये सारे मॉड्यूल्स को, इस सारे लैंग्वेजेस को बोरो करके बनाई गई है। जो गुडो वैन रसम था, इसने क्या किया था, इन सारे फीचर्स के फंक्शनलिटी को बोरो किया एंड एक पाइथन बना दी। आप उसके अंदर फंक्शन ओरिएंटेड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम पाइथन के एक वी कैन से द नेक्स्ट फीचर्स, जैसे इजी टू अंडरस्टैंड है एंड देन ये इसका नेक्स्ट फीचर्स आता है पाइथन का। नेक्स्ट, पाइथन एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि एक फ्री टू यूज, है ना। हम उसके लिए कुछ ये नहीं करना होता है, कुछ पे नहीं करना होता है। अगर हमें यूज करना तो हम उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई मुझे पैसे पे नहीं करने हैं। इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। उसका और एक फायदा होता है ओपन सोर्स का, समझ लो समझ लो। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ये पाइथन का सेटअप है, ऑलरेडी ये पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये पाइथन है। और मेरी रिक्वायरमेंट जो है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ना, ये सोर्स कोड उनका हमें, ये सोर्स कोड मेरा फुलफिल नहीं कर रहा है। देखो, तो मैंने क्या क्या बताए कि मैंने ना इस वाले फीचर्स में कुछ फीचर्स ऐड करके या फिर कुछ फीचर्स को रिमूव करके, कुछ मॉडिफाई करके मैंने और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते, बट एक कुछ मॉड्यूल्स हमने बना दिया। हमने क्या किया देखो, ऑलरेडी पाइथन का हमारे पास सेटअप था,
अब ये जो सेटअप है, वो जो स्क्रिप्टिंग है, ये हम मेरे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले सब सारे पार्ट्स को, इस सब सारे पार्ट्स को मैंने क्या किया, इस सारे जितने भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग थे उसको कुछ मॉडिफाई किया, कुछ चीजें ऐड कर ली, और मैंने एक फिर से एक कोई प्रोग्रामिंग बना दी, और इसी को मैंने नाम दे दिया, सपोज मैंने नाम दिया CNC पाइथन। मैंने क्या बोला, CNC पाइथन मैंने बनाया ना, तो मैंने बोला ये एक CNC पाइथन है, ओके। और इसमें कुछ मैंने न्यू फीचर्स ऐड किए थे। अब मैं कहूंगा किसी को, चलो आप इसको यूज कर लो, जो ये न्यू फीचर्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट थे उसके हिसाब से मैंने उसको बना दिया। अब इस वाले पार्ट्स को आप बहुत सारे लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सी पाइथन क्या बनता है पता है, ये बनता है एक फ्लेवर ऑफ द पाइथन, ये फ्लेवर बनता है, इसको बोलते हैं फ्लेवर्स ऑफ द पाइथन। तो पाइथन के भी फ्लेवर्स आते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, ठीक है। तो बट फ्लेवर्स कैसे बनता है समझ में आया, तो ये मैंने बनाया, तो ये बना फ्लेवर्स। ये क्यों पॉसिबल हो, बिकॉज ऑफ द ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स है, इसलिए हम इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसमें इसके लिए हमें कोई कॉस्टिंग भी नहीं लगती है। ये ओपन सोर्स है। अगर हम डॉटनेट में जाएंगे ना, माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा पहले पैसे पे कर लो, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कोई भी चीज नहीं कि जो फ्री प्रोवाइड करता है, इच एंड एवरीथिंग इज अ पेड, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट इज नॉट ओपन सोर्स, ठीक है ना। तो समझ लो कि ओपन सोर्स का भी फायदा होता है अपना अपना। तो जावा इज ऑल्सो ओपन सोर्स, ठीक है, बट डॉटनेट इज नॉट ओपन सोर्स। तो ये ओपन सोर्स होती है, ये भी इसका फीचर्स है ओपन सोर्स का। इसकी मदद से तो अलग अलग हमारे फ्लेवर्स बनते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स आपको दिखाई देंगे। मैं उसको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अगर आपको पाइथन को सी लैंग्वेज के साथ काम करना है, तो साइथन, सी पाइथन या सी साइथन हम बोलते हैं, वो एक फ्लेवर्स आता है अगर आपको सी के साथ काम करना है। अगर आपको जावा के साथ काम करना है तो जाइथन या जे पाइथन करके आता है। अगर आपको डॉटनेट के साथ पाइथन को काम करना है तो आयरन पाइथन करके उसका फ्लेवर आता है। रूबी के साथ काम करना तो रूबी पाइथन आता है ना। अगर आपको बड़े स्केल पे डेटाबेस पे, बिग डेटा पे काम करना तो एनाकोंडा आता है, एनाकोंडा पाइथन, राइट। दिस आर द सम फ्लेवर्स ऑफ द पाइथन जो यूज किया जाते हैं। अगर आपको स्क्रिप्टिंग में काम करना है तो उसके लिए स्टैकलेस करके आता है, स्टैकलेस पाइथन आता है, पाई पाइथन आता है। ये क्या है, दिस आर द सम फीचर्स। ये इसको हम आगे भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट समझ लो ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ द ओपन सोर्स। अगर ये ओपन सोर्स है, इसलिए हम ऐसे फ्लेवर्स को बना सकते हैं, और अलग अलग तरीके। मैंने बोला ना कि मुझे समझ लो मेरे पास सोर्स कोड है, बट मुझे सी लैंग्वेज के साथ पाइथन को यूज करना है, बट इजीली नहीं यूज होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उसका लोग उसने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ कंपनी उसको क्या किया, पाइथन के फीचर्स को, सोर्स कोड को लिया, कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर लिए, और उसको सी के साथ आप यूज कर रहे हैं, तो वो बना एक फ्लेवर। दिस इज अ साइथन या सी पाइथन बोला जाता है। तो दिस आर द फ्लेवर्स। तो ये भी ओपन सोर्स होने का एक फायदा होता है कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। सो वैसे तो बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, बट मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ मेन 7 to 8 समथिंग फ्लेवर्स आते हैं, 6 to 7। तो वो फ्लेवर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कहाँ पे किस तरीके से यूज होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स, राइट ना। एंड नेक्स्ट फीचर्स को हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, ठीक है। सो उसके आगे वाले फीचर्स हम पढ़ेंगे कल के सेशंस में। कल के सेशंस में भी हमारे न्यू फीचर्स रहेंगे, जो आगे वाले फीचर्स है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।